हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका एजुकेशन एकेडमी में। मैं हूं अजहर और आज हम लेके आए हैं आपके फिजिक्स 12th का दूसरा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक का। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था वो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक जो आज हमारे सामने है वो है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। आप लोगों ने 11th क्लास में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। उसमें आप लोगों ने दो मास अगर हैं उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको डिस्कस किया था। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर दो चार्जेस, चाहे वो लाइक चार्जेस हो अनलाइक चार्जेस हो, वो दोनों आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। और कूलॉम्स लॉ से हमने देखा था कि उनका आपस में इंटरेक्टिव फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो थोड़ा सा हम एक शॉर्ट कंपैरिजन देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ से देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पे Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस है R। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर कहें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि अगर दो मासेस हैं, एक मास है m1 और दूसरा मास है m2 और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं इसको Fg लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग लिखते हैं G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नोटेशन से हम सभी वाकिफ हैं। m1 m2 दोनों बॉडीज का मास है जिनके बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कस करने वाले हैं। r उनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है और g को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सिमिलैरिटी के बारे में बात करें, सिमिलैरिटीज बिटवीन, इसको मैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दे रहा हूं, तो Fe एंड Fg देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी लिख रहा हूं। जैसे पहली बात अगर हम देखें इन दोनों में, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो m1 और m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों ही कुछ हद तक सिमिलरली काम कर रहे हैं, बस इसमें चार्ज हो जाता है और इसमें मास है। ठीक, बस यही डिफरेंस है। दूसरा चीज देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बीच के दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब दोनों ही लॉज स्क्वायर इनवर्स लॉ पे ही काम कर रहे हैं, ये इनके बीच की सिमिलैरिटी है। तो दो सिमिलैरिटीज हो गई। एक तीसरी सिमिलैरिटी और भी देख सकते हैं कि ये चार्जेस चाहे स्पेस में या किसी मीडियम में कितने भी डिस्टेंस पे रखे हुए हो, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। भले ही उनका इंटरेक्शन या उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो, नेग्लिजिबल हो, उसको निग्लेक्ट कर दें, लेकिन उनका इंटरेक्शन रहेगा। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। बॉडीज या मास कहीं कितने भी डिस्टेंस पे रख दी जाए, उनके बीच में फोर्स उतना ही लगेगा, उतना नहीं लगेगा, मतलब उनके बीच में फोर्स लगेगा चाहे वो कितने भी डिस्टेंस पे रख दिए जाए। इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस इनफाइनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस पे भी अगर बॉडीज रखी हुई रहे तब भी काम करेगा। दोनों ही लार्ज डिस्टेंस फोर्सेस हैं। इन डिस्टेंस के हिसाब से इनके बीच का जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उनका इंटरेक्शन तब भी बना रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं दोनों लॉज के बीच। अच्छा, अगर हम इनके बीच में डिसिमिलैरिटीज अगर हम डिस्कस करें, डिसिमिलैरिटीज क्या है? तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसमें ये जो कांस्टेंट K है, ये K डिपेंड करता है मीडियम पे,
1/4 पाई हम लोग यहाँ लिख रहे थे एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्जेस कहाँ रखे हुए हो, स्पेस में या एयर में रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करते हैं। ये एप्सिलॉन जो है ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर कोई और मीडियम होता तो हम एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन इस्तेमाल कर लेते। मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं। सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पे अगर अलग अलग मीडियम में रखे जाएं तो उन पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, अलग अलग लगेगा। दूसरी चीज, यहां पे जो हम कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मासेस चाहे किसी भी मीडियम में रखी हुई रहे, उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सेम मास सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उनके बीच फोर्स भी सेम लगेगा, चाहे मीडियम बदले या ना बदले। कोई सा भी मीडियम हो, सेम फोर्स वर्क करेगा, सेम फोर्स काम करेगा। तो ये डिसिमिलैरिटीज हैं दोनों फोर्सेस के बीच में। एक दूसरी डिसिमिलैरिटी ये है कि आप यहां पे देखो Q1 और Q2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इन दोनों को कंपेयर करें, सेम मास लें और उन पे कुछ चार्ज ले लें और बीच का डिस्टेंस सेम रखें और दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसके कंपैरिजन में बहुत ही वीक फोर्स है। इसको कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेके हम इसको कंपेयर करते हैं। सपोज कर लीजिए कि हम एक प्रोटॉन ले लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इनको 1 मीटर डिस्टेंस पे रख के देखते हैं कि इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उनका कितना वेरिएशन है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है किससे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो हम यहाँ पे एक प्रोटॉन कंसीडर कर लेते हैं, इस पे एक प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा और एक दूसरा हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन रख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा, ये इस पे फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है। अब इनके बीच का अगर सपोज कर लेते हैं कि ये दोनों ही चार्जेस किसी स्पेस में रखे हुए हैं, स्पेस और वैक्यूम है इसमें रखे हुए हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यहां पे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिस्कस करें तो K E × E/r² हो जाएगा और हम इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं 1 मीटर, r = 1 मीटर। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें पता है K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, E की वैल्यू हमने लिख लिया 1.6 × 10⁹, तो यहाँ E × E² हो जाएगा, तो हम इसको दो बार रख सकते हैं 10⁻⁻19 × 1.6 × 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाई r² करना है। r हमने 1 मीटर लिया है तो हम यहाँ 1 का स्क्वायर कर सकते हैं जिसकी वैल्यू 1 ही होगी। अगर आप सिंपली इसको कैलकुलेट करो तो सबसे पहले पावर ऐड कर लो, पावर ऐड करेंगे तो 1938 और -19 ये हो जाएगा -10⁻29, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 × 16 कितना हो जाएगा, अराउंड 256, 2.56 लिख सकते हैं हम इसको, और इंटू यहाँ पे हो गया 9, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 और 5 50 और 9 2 जा 18 और 50 23, ये हो जाएगा 23.4 × 10⁻⁻29, ये हो जाएगा इतना न्यूटन। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। अच्छा, अगर यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेम डिस्टेंस पे अगर हम स्पेस में रखें तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन का मास हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन लिख लेते हैं यहाँ पे, और इससे 1 मीटर r = 1 मीटर के डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक, अब इनके बीच का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, g की वैल्यू आप लोगों को पता है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। m1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं। अच्छा है, इसको हम m1 की जगह पे mp लिख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसको लिख लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, और नीचे आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे जिसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका पावर कैलकुलेट कर ले, -31 और ये है -27, तो ये हो जाएगा माइनस का 58 और ये माइनस का 11, तो ये हो जाएगा 58 और 11 69, ये हो जाएगा 10⁻⁻69। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो 1.67 इंटू 9.1 और 6.67 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम यहाँ। 1.67 इंटू 9.1 ये हो जाएगा 761, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 और 6 60 और 9 1 जा 9 और 6 50, तो ये वैल्यू हो जाएगी 79151। और इसमें 3 पॉइंट के बाद पॉइंट लगा लेना है यहाँ पे, और उसके बाद 6.67 से इसमें मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हम यहाँ पे 15.197। इसमें हम चाहें तो इसको राउंड ऑफ करके इसको लिख लेते हैं 15.2 और इनटू यहाँ पे कर लेते हैं 6.67 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 1 36 और 7 1 जा 7 3 10, 6 2 जा 12, 6 5 जा 31 और 6 1 जा 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा 219। इसको अगर हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 4 6 2 8 3 9 1 10 1 11 और 9 1 10, ये वैल्यू हो जाएगी। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, हम यहाँ कर लेंगे 101.384, तो ये हो जाएगा वैल्यू 101 पॉइंट, यहाँ पे हमने 2 डिजिट लिखा है, यहाँ पे भी 2 ही डिजिट लिख लेते हैं 0.38। तो इतना न्यूटन इनके बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इसको अगर हमें कंपेयर करना हो दोनों को, तो दोनों का हम लोग ले लेते हैं रेशियो। हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो, इसका पावर है -29 और यहाँ पे है -69, इसका मतलब ये है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अच्छा, यहाँ पे ये जी लिख दिया। हम इसको लिख लेते हैं F इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक, इनको अगर कंपेयर करने के लिए हम इसका रेशियो ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाई F ग्रेविटेशन, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 23.04 इंटू 10 टू द पावर कितना है -29 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 101.38 इंटू 10 टू द पावर -69। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा ऊपर पावर को और बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 23.04 और नीचे कर लेते हैं 10.138 इंटू ऊपर है 10 टू द पावर -29 और नीचे जब हम एक डिजिट इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर -68। ठीक है, तो अब आप यहाँ से वैल्यू देखो, 10 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.3 वैल्यू आएगी, और यहाँ पे पावर हम 68 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 68 हो जाएगा और ऊपर है माइनस का 29, तो ये अराउंड आएगा आपका 10 टू द पावर अराउंड 39।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जो है वो 10⁻39 के अप्रॉक्स आ रहा है। तो यहीं से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और कौन सा टॉपिक हमें डिस्कस करना है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, ये कोई बहुत बड़ा बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। जब हम लोग यहाँ पे केवल दो चार्जेस के बीच फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं, अ सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें कितने भी चार्ज हो सकते हैं, और उसमें पर्टिकुलर किसी एक चार्ज पे अगर हमें फोर्स निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इसको बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमारे पास अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हो और सब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो पर्टिकुलरली किसी एक चार्ज पे अगर हमें टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना हो तो उस चार्ज पे अलग अलग चार्जेस की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम कर देते हैं वेक्टर सम। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस, देन वी कैन सिंपली वेक्टर सम ऑफ all the individual forces applied by the individual charges। ठीक है, तो मतलब हम इसको कुछ ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है, एक मैं यहाँ पे सिस्टम बना ले रहा हूं और यहाँ पे हम लोग एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं समझने के लिए। एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बना लेते हैं समझने के लिए। सपोज करिए कि हम यहां पे एक चार्ज रख रहे हैं, यहां पे एक चार्ज है Q1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R1। ठीक है, ऐसे ही कोई दूसरा चार्ज है, यहां पे मान लीजिए चार्ज मान लेते हैं Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं हम R2। ऐसे ही एक चार्ज यहां पे है, सपोज करिए Q3 और इसका पोजीशन वेक्टर है R3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक और चार्ज है जिसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये है Qn और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा Rn पोजीशन वेक्टर। अच्छा, एक दूसरे अब हमें तय कर लेना है कि किस हम पर्टिकुलर चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर करेंगे बाकी चार्जेस की वजह से। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि हमें इस Q1 चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हमें पहले फाइंड आउट करना होगा Q1 और Q2 के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां से अगर Q2 से हम Q1 की तरफ देख रहे हैं तो हम इसको लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू 2, और इस पे अगर सभी चार्जेस को पॉजिटिव कंसीडर करें तो Q2 Q1 पे एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और हम इसको फोर्स लिख लेते हैं F12 वेक्टर से। और इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा आपका, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, R12 जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उस डायरेक्शन में। तो हम यहां लिख सकते हैं R12 कैप डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। सिमिलरली अगर हम दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स देखें, Q3 की वजह से हम Q1 पे फोर्स देखें, तो हमें इसका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं R13 कैप, और इसकी वजह से जो फोर्स लगे, अगर सभी चार्जेस को हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है तो ये भी इस पे एक रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। इस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं F13 फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, और इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ये इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अच्छा, हमें कैप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, हम यहाँ पे इसको पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैप हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे जब हम लिखेंगे R13 कैप, इस डायरेक्शन में ये F13 फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम Qn की वजह से देखें तो Qn की वजह से भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख लेते हैं R1n, और इसको वेक्टर फॉर्म में, इसकी वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ जिसको हम लोग लिख रहे हैं F1n वेक्टर, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, F1n कैप के डायरेक्शन में हो जाएगा।
तो ऐसे ही ये अब ये n चार्जेस हैं, इसकी वजह से Q1 पे बहुत सारे F12, F13, F1n तक अ नंबर ऑफ फोर्सेस काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चार्ज पे नेट फोर्स चाहिए, हमें टोटल फोर्स चाहिए। हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम सभी फोर्सेस को, ये जितने भी फोर्स हैं F12, F13, F1n, हम इनका सिंपल अलजेब्रिक एडिशन नहीं कर सकते। मतलब एक की वैल्यू अगर मान लीजिए ये 2 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है, तो 2 + 4 + 6 = 12 नहीं कह सकते, हमें इसका वेक्टर सम करना होगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि सभी चार्जेस की वजह से अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स निकालना हो, तो इन चार्जेस की वजह से इंडिविजुअली जो फोर्स लग रहा है उनका वेक्टर सम करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं according to superposition principle, total force on charge 1 is vector sum of individual forces by all other charges। मतलब F12 + F13 + डॉट 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 करके हम यहाँ लिख सकते हैं F1n वेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोगों ने पिछली जो वीडियो में देखा था कि अगर हमें फोर्स को या कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर चार्ज Q2 Q1 पे फोर्स F12 लगाए तो हम यहाँ F12 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F12 फोर्स इक्वल टू हो जाएगा K और Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई R12, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हमने लिखा था इसका Q और यहाँ पे लिखा था R12 वेक्टर। इसको चाहे तो और भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारे पास चॉइस है, या फिर हम इसी फोर्स को अगर हम यहाँ यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखें तो इसको हम लोगों ने लिखा था K Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा R12 कैप। ठीक है, ऐसे ही अगर हम F13 फाइंड आउट करें तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं K, और फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 देख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 वेक्टर और इसका क्यूब, और यहाँ पे लिख सकते हैं R13 वेक्टर। या फिर इसको सिंपली ऐसे फॉर्म में लिखना चाहें तो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं R13 वेक्टर का, अच्छा यहाँ Q3 लिख लेते हैं स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा R13 कैप। ऐसे ही हम Fn तक लिख सकते हैं F1n वेक्टर, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं K Q1 किसकी वजह से लग रहा है, Qn की वजह से, और ये R1n वेक्टर हो जाएगा और इसका कर देंगे क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा R1n वेक्टर। या फिर इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखना है तो Q1 Qn डिवाइडेड बाई R1n वेक्टर और इसका हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ पे होगा R1 कैप। ठीक है, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर सम कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए 2 फोर्सेस हैं तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, 2 से ज्यादा फोर्सेस हैं तो हम ग्राफिकल मेथड पॉलीगॉन लॉ इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर एडिशन का, या फिर एनालिटिकल मेथड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राफिकल के बजाय। उम्मीद है आप लोगों को ये सुपरपोजिशन थ्योरम समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उसकी तरफ। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देता है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और अगले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस करने वाले हैं, इसको मिक्स करके पूछे जाते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे अभी आगे डायपोल की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से, थिन शीट की वजह से, थिन शेल की वजह से, और सॉलिड स्फीयर्स की वजह से भी हम यहाँ आगे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो आप लोगों ने क्लास 10th की फिजिक्स में मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जैसे कोई अगर मैग्नेट हो तो आप लोगों को पता है कि एक तरफ उसका नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ साउथ पोल होता है, और उसकी वजह से आप लोगों ने एक मैग्नेटिक फील्ड्स भी ड्रॉ की होंगी जो नॉर्थ पोल से निकल के किधर को जाती हैं, साउथ पोल को जाती हैं। ठीक है,
ऐसे ही अच्छा, ये फील्ड्स क्या कोई रियल चीज है, कोई छू लेने वाली चीज है, देखने वाली चीज है? इसको समझने के लिए जैसे कोई मैग्नेट है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें देखना हो तो हमें कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल वो लेके आते हैं, या कोई दूसरा मैग्नेट लाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैग्नेट जो है उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कैसा भी फोर्स एक अप्लाई कर रहा है। तो कोई मैग्नेट अगर रखा हुआ हो तो वो अपने अराउंड एक ऐसा जोन क्रिएट करता है जिसमें किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल या किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आए तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ऐसे ही कोई चार्ज अगर कहीं रखा हुआ हो तो वो चार्ज भी अपने अराउंड एक ऐसा जोन क्रिएट करता है जिसमें अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आए तो वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, उसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ? मतलब कोई भी चार्ज है वो अपने अराउंड एक ऐसा जोन क्रिएट करेगा जिसकी वजह से अगर उसमें किसी दूसरे चार्ज को लेके आए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे। इसी फील्ड को, इसी जोन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमें मैग्नीट्यूड डिस्कस करना हो कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, जैसे मैग्नेट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, ऐसे ही हम किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। ठीक है, सपोज करिए कि हमारे पास एक यहाँ पे चार्ज है Q, और शुरू में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अभी यहाँ पे हम जो चार्जेस कंसीडर कर रहे हैं वो पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। इसीलिए जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो हम उस पॉइंट चार्ज Q कंसीडर कर ले रहे हैं। पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है कि चार्ज किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, क्लियर हुआ? हम इस चार्ज को किसी एक पॉइंट पे कंसीडर कर ले रहे हैं और यहां से किसी r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे कुछ नोटेशन दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं E से। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं E से। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि जैसे मैग्नेट में भी आपने देखा है कि अगर आप किसी पॉइंट पे किसी दूसरे मैग्नेट के पास कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल ले आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उस पर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक, ऐसे अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q और इसकी वजह से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है E। ठीक, तो एक तो हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड को कि चार्ज के अराउंड एक ऐसा जोन जिसमें दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उस जोन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन किया गया कि अगर कोई चार्ज है और उसके पास कोई दूसरा एक टेस्ट चार्ज लेके आया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो हम इसके पास अगर कोई एक टेस्ट चार्ज रखें, सपोज करो हमने एक स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0 रखा और ये बहुत ही इन्फिनिटिसिमली स्मॉल टेस्ट चार्ज है, इसको अगर हम रख रहे हैं तो ये पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अगर दोनों को ही पॉजिटिव कंसीडर कर ले रहे हैं तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी K Q0 अपॉन, और बीच का डिस्टेंस हमने लिया है r², तो इतना इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है तो अभी हम लोगों ने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर हम यहां पे डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F, और आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो F, और पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नॉट। कभी कभी हम लोग यहाँ पे लिमिट के टर्म में भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि Q नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है। हम इसको चाहे तो नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको इस्तेमाल कर लो या नहीं इस्तेमाल कर लो, हम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिख लेते हैं F अपॉन Q नॉट के टर्म में, ठीक है। तो अगर हम यहां से अगर देखें तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो F की वैल्यू है आपकी Q नॉट अपॉन, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q नॉट से, तो हमें पता है Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, और नीचे है यहाँ पे आपका R स्क्वायर, तो हम यहाँ R स्क्वायर भी लिख लेते हैं, ये Q नॉट हो गया। तो हम यहाँ से सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिख लेते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर मैग्नीट्यूड के टर्म में। इसको भी चाहे तो हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ वेक्टर शो किया है, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये चार्ज Q है और यहाँ से ये R वेक्टर है ऐसे, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं E इक्वल टू KQ अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा R वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा R वेक्टर का कैप। ऐसे सिंपली हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमें ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हमें डिस्कस करना है, ये हमें याद रखना है। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे आगे नीट और जेई में पूछे जाएंगे, और बोर्ड में भी इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को और उसके बिहेवियर के बेस पे डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हमें पता है कि किसी चार्ज के अराउंड वो जोन तो है जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो बेसिकली जैसे हम लोग मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं कि नॉर्थ पोल से एक लाइन निकल रही है, साउथ पोल को जा रही है, ये कोई एक्चुअल लाइंस नहीं होती हैं, ठीक है, हम वो उन लाइन को इमेजिन करते हैं। तो बेसिकली मैग्नेट, जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसे ही किसी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है, इमेजिनरी लाइंस होती हैं।